You're watching The Optimist, your place to grow, learn, and stay inspired. If you enjoy the vibe, do not forget to like, share, and subscribe. नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है द ऑप्टिमिस्ट। और हम लोग क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने कल वाले पार्ट टू वीडियो में देखा कि कैसे एक नया सोशल ग्रुप जिसको मिडिल क्लास कहते हैं वो इमर्ज होता है फ्रांस में। और वो सदियों से चली आ रही जो प्रिविलेजेस हैं, जो नोबेलिटी और क्लर्जी को मिलती थी, उसके खिलाफ बात करता है। जो कुछ नए आइडियाज़ जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब चीज़ों की बात करता है। और फिर हमने ये देखा कि लुई 16 टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, जिस कारण से लोगों में गुस्सा और प्रोटेस्ट की भावना आती है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड हेडिंग जो आपकी बुक में है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण ये रेवोल्यूशन अचानक से स्पार्क होता है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है दैट इज नीड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। रीज़न ये था कि जो फ्रांस में किंग क्वीन का रहन सहन था, वर्साए का इतना एक्स्ट्रावेगेंट महल, उसको संभालना, उसकी केयर करने में काफ़ी पैसा खर्च होता था। और एक और मेन रीज़न ये था कि फ्रांस ने बहुत समय से वॉर में पार्ट लिया था, तो उस वॉर में काफ़ी पैसा खर्च हुआ था फ्रांस का। और वो वॉर किसके लिए लड़ रहे थे? अमेरिकन कॉलोनीज के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटेन। तो फ्रांस एक सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था। ठीक है, तो लुई 16 को पैसे और चाहिए थे। ही वांटेड मोर मनी। क्यों मोर मनी? क्यों भाई? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ चलानी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी देख रेख करनी है, और डे टू डे जो खर्चे होते हैं स्टेट में, तो उसके लिए लुई 16 को ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो डिसाइड ये किया गया कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं। लुई 16 ने डिसाइड किया कि नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रांस में सिस्टम था टैक्सेस को लेके, उसमें ये चीज़ थी कि जो किंग है वो अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता, अकेले सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। यही लिखा है देखिए यहाँ पे, बट ही कुड नॉट इम्पोज टैक्सेस बाय हिमसेल्फ। तो ये फ्रांस का एक नियम था। ठीक है, ये वहाँ का एक प्रथा थी कि वहाँ पे किंग अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता है। इसके लिए उसे एक स्टेट्स जनरल नाम की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा। स्टेट्स जनरल का मतलब ये है कि एक ऐसी मीटिंग जहाँ पे तीनों स्टेट के लोग साथ में आएंगे। तीनों स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, और जो थर्ड स्टेट था इसमें कॉमनर्स थे, पीजेंट्स थे, सारे लोग। तो सिस्टम ये था फ्रांस में कि अगर आपको टैक्सेस बढ़ाने या नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने हैं तो आपको तीनों स्टेट्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिस मीटिंग को, जिस ग्रुपिंग को स्टेट्स जनरल कहा जाता था। ठीक है, और ये लिखा है देखिए, स्टेट्स जनरल अ पॉलिटिकल बॉडी विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल थ्री स्टेट्स। तो ऐसी मीटिंग थी, ऐसी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स पार्ट लेते थे। ठीक है, अब मज़ेदार बात यह है कि अभी टाइम चल रहा है 1789 का, जिस समय ये चीज़ें डिसाइड हो रही है। और लास्ट टाइम ये स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, यानी आप माइनस करके देख लो। 1789 में से आप 1614 अगर माइनस करोगे तो 571, यानी 175 ईयर्स पहले, 175 ईयर्स पहले आखिरी बार स्टेट जनरल को बुलाया गया था। और अब लुई 16 1789 में स्टेट जनरल की मीटिंग को समन करते हैं। क्यों समन करते हैं? क्योंकि ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, या नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको हटा दूं पहले। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या बात कर रहा है दोस्तों कि मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल 5 मई 1789। तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई? डेट्स के लिए परेशान मत होइएगा, मैं इस चैप्टर के एंड में आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक
फ्लो चार्ट दूंगा जिससे आपको सारे सीक्वेंस में इवेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल बस आप समझने पे ध्यान दीजिए। 5th में 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई ली गई आखिरकार, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई? वर्साइल्स में, वर्साई में। ठीक है, और एक बहुत बड़ा हॉल था, ग्रैंड हॉल, मतलब बहुत बड़े हॉल में ये तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं 5 मई को। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसा था। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी। क्लर्जी से कितने लोग आए? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। देन सेकंड स्टेट से कितने लोग आए? सेकंड स्टेट को नोवेल्टी जिनको कहा जाता था, इससे भी 300 लोग आए लगभग। ठीक, इसके बाद जो थर्ड स्टेट, जो कॉमनर्स थे, इनके यहाँ से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। ठीक है, इसका रीज़न ये भी मान लीजिए कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी सोसाइटी। हमने कल पढ़ा था कि 90% जो लोग थे वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे। ठीक है, अब पीजेंट्स, किसानों को नहीं आने दिया गया हॉल के अंदर, ना आर्टिसंस को आने दिया, और ना ही वुमेन को एंट्री मिली। ठीक है, लेकिन इन सारे लोगों ने लगभग 40,000 लेटर्स लिखे थे, जिन लेटर्स में इनकी ग्रीवांसेस थी। ग्रीवांसेस मतलब इनकी शिकायतें थी। ठीक है, जो जो इन्होंने समस्याएं झेली थी, इन्होंने वो सारी समस्याएं लेटर्स में लिखी। तो ये खुद तो हॉल के अंदर एंट्री नहीं ले पाए, इनको मना कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के। बट इनके जो लेटर्स थे वो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हॉल के अंदर लेके गए, इनकी शिकायतें स्टेट जनरल मीटिंग में दिखाने के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या आती है? वोटिंग सिस्टम को लेके। ठीक है, वोटिंग सिस्टम को लेके डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट मतलब एक विवाद होता है, एक विवाद होता है, एक दिक्कत सामने आती है। दिक्कत क्या होती है कि स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, इसका सिस्टम ये था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और जो थर्ड स्टेट है, सबका एक वोट होता था। सबका एक वोट होता था, यानी मान लो कोई एक बिल है और उसमें वोटिंग होगी, तो वोटिंग ऐसे नहीं होगी कि फर्स्ट स्टेट के सारे मेंबर एक एक करके वोट करेंगे, सेकंड के, पूरा एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। समझ लो फर्स्ट स्टेट ने बोला यस, सेकंड स्टेट का भी एक वोट, इन्होंने बोला यस, थर्ड स्टेट ने बोला नो, तो कौन जीतेगा? ये वाले दोनों, दो यस है, मेजॉरिटी है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो चाहेगा वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ट्रेडिशनली यानी हमेशा से फ्रांस में क्या होता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग में ईच स्टेट हैड वन वोट। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम ये आई कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास तो प्रिविलेजेस थी, उनके पास तो राइट्स, बचपन से ही राइट्स थे कि वो टैक्स वैक्स नहीं देते थे। तो दोनों में साठ गांठ, दोनों में बहुत दोस्ती रहती थी, दोनों बहुत क्लोजली रिलेट करते थे एक दूसरे से। तो अक्सर ये चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले क्या हो जाते थे? एक हो जाते थे, और थर्ड स्टेट वाले अकेले पड़ जाते थे। और अब कोई भी आप वोटिंग कराओगे तो दो वोट इनके हो जाएंगे, इनका केवल एक ही वोट होगा, तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट वाले हार जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। लेकिन इस बार जब लुई 16 ने थर्ड स्टेट की मीटिंग बुलाई तो लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने, उन्होंने बोला कि अब वन स्टेट वन वोट नहीं होगा, हमको अब वन पर्सन वन वोट चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अब एक स्टेट का एक वोट ना माना जाए, स्टेट में जितने भी लोग हैं, जिस भी स्टेट की में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, हर इंडिविजुअल आदमी को वोटिंग का राइट मिले। ठीक है, और ये सब आइडियाज़ इनको कहाँ से आए थे? ये सब इनको आइडियाज़ तब मिले जब इन्होंने रूसो जैसे थिंकर, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, जिसके बारे में हमने पार्ट 2 में बात की, आप जाके देखिए उस वीडियो को। तो ये सारे आइडियाज़ इनको रूसो जैसे राइटर्स से मिले, जिन्होंने ये बताया कि भाई किंग कोई डिवाइन राइट नहीं होल्ड करता, ये लॉक ने कहा था। ठीक है, डिवाइन राइट नहीं है किंग का कोई। देन ये बात हुई कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों और किंग के बीच में, जब लोगों की मर्जी नहीं है तो कोई भी किंग किंग नहीं रहेगा। तो इन सब फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होके लोगों ने बोला कि भाई वन पर्सन और वन वोट के सिस्टम में वोटिंग की जाए स्टेट जनरल में। कहाँ पर? स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई थी, तो लोगों ने इसकी बात की। अब लुई 16 समझ गया कि अगर वन पर्सन वन वोट होगा तो जाहिर सी बात है कि टैक्स कभी भी बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे लोग, ज़्यादातर लोग किसके हैं? 90% लोग कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग थे।
तो लुई 16 ने सीधा सीधा मना कर दिया, ही रिजेक्टेड इस जो डिमांड की थर्ड स्टेट ने कि 1 पर्सन 1 वोट किया जाए, उसने इस डिमांड को रिजेक्ट किया और गुस्से में आकर, निराश होकर थर्ड स्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मतलब उन्होंने उस हॉल को क्या कर दिया, खाली कर दिया, उधर से निकल गए बाहर अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि भाई हम इस चीज़ को, क्योंकि किंग ने मना कर दिया कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, तो गुस्से में उन्होंने हॉल छोड़ दिया। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली 20 जून 1789। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने वर्साए के हॉल से वॉकआउट किया, वो हॉल से बाहर निकल गए गुस्से में क्योंकि उनकी डिमांड नहीं मानी गई 1 पर्सन 1 वोट वाली। और कुछ महीनों बाद 20 जून को 5 मई की वो घटना थी, उसके बाद 20 जून यानी लगभग 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने बाद क्या होता है, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं सब मिलते हैं, ठीक है, और दे डिक्लेयर कि हम लोग अब नेशनल असेंबली हैं, मतलब थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। इसका ध्यान से थोड़ा मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है, ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर नेशनल असेंबली का मतलब है कि वो लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जो लेजिस्लेशन की पावर है, जो लॉ मेकिंग की पावर है, वो किसके पास है, हम लोगों के पास है। हम लॉज बनाएंगे, हम कंट्री को चलाएंगे, फ्रांस को, ठीक है। एंड दे सेड दैट दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द इंटायर फ्रेंच नेशन। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि अभी देखिए किंग है वहां पर, फ्रांस में किंग है, लेकिन उसके रहते हुए भी थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो लॉज बनाने की पावर है, जो नेशनल असेंबली से मान लो इधर आज के टाइम का पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जो होता है ना, तो उस तरह इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम पार्लियामेंट हैं, हम नेशनल असेंबली हैं फ्रांस की, और अब पूरे फ्रांस की, पूरे फ्रेंच नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। और उसी वर्साए के पैलेस के पास एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है, वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक ओथ लेते हैं। ओथ मतलब एक तरह की शपथ, एक कसम, एक शपथ लेते हैं, जिसे फेमसली क्या बोला जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है। और इस ओथ में ये लोग ये डिसाइड करते हैं दैट दे विल नॉट डिस्पर्स अंटिल दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बोल रहे हैं, दे विल नॉट डिस्पर्स, हम लोग इस जगह से नहीं जाएंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, फ्रांस के लिए। तो अब आप समझे, 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्रांस की नेशनल असेंबली हैं, यानी फ्रांस में जो कानून बनेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, अब वो हम बनाएंगे और हम सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रांस के, ठीक है। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा हम टेनिस कोर्ट को नहीं छोड़ेंगे। इसी को टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला था नेशनल असेंबली बनाने का, कोई मामूली चीज़ थी नहीं। देयर मस्ट बी सर्टेन लीडर्स, कुछ ऐसे लीडर्स रहे होंगे, नेता रहे होंगे जो इसको लीड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो लीडर का नाम आता है वो है मिराबियू। अब अगेन प्रोनाउंसिएशन 19-20 हो सकता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज है, कुछ भी हो सकता है, बट समझने के लिए समझ लीजिए। मिराबियू वॉज वन ऑफ द लीडर्स। और मज़ेदार बात यह है कि ये थर्ड स्टेट को बिलोंग नहीं करते थे, ही वॉज अ नोबेल मैन, ये नोबेलिटी को बिलोंग करते थे। लेकिन इनकी खासियत क्या थी, ही वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। इनकी जो स्पीच देने का तरीका है, भाषण जो देने की शैली थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। इसके अलावा डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ नोबेलिटी ग्रुप, ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे। मतलब ये जो प्रिविलेजेस मिलती थी ना नोबेलिटी को, कि टैक्स नहीं जमा करना है लेकिन टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, तो मिराबी उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ये सारी जो प्रिविलेजेस है ख़त्म हो जाए, ठीक है। दूसरे जो लीडर थे उनका नाम था एबेसियस। एबेसियस अगेन ये भी थर्ड स्टेट के मेंबर नहीं थे, ही वॉज फ्रॉम अ क्लर्जी बैकग्राउंड, क्योंकि ये प्रीस्ट थे। और इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम, पैम्फलेट का हेड टॉपिक था व्हाट इज थर्ड स्टेट, जहाँ पे इन्होंने थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम्स की बात की थी, ठीक है।
और ये भी चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस है ख़त्म हो जाए, और यही दोनों लीडर्स इस पूरे मूवमेंट को फिलहाल लीड कर रहे थे। ये एक थोड़ी सी अनक्लियर पिक्चर है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा। ये टेनिस कोर्ट ओथ की पिक्चर है, टेनिस कोर्ट ओथ की पिक्चर है, जहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया थर्ड स्टेट के कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी टाइम पे फ्रांस में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा था, अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस में बहुत सारी अनरेस्ट थी। अनरेस्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे सबसे पहला जो दिक्कत थी वो थी इकोनॉमिक हार्डशिप्स। फ्रांस में क्या था, विंटर्स बहुत हार्श थी, यानी सर्दी का मौसम बहुत खतरनाक पड़ा था। ज़्यादा सर्दी होने के कारण फसल खराब हुई थी, फसल हो नहीं पाई, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिला किसानों को हार्वेस्ट करने का। तो जब सर्दी के कारण मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई। इसके साथ साथ हार्वेस्ट ख़राब होने के साथ साथ जब फूड ग्रेन्स कम होंगे, फूड प्रोडक्शन कम होगा, फूड प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो ब्रेड है, जो फूड ग्रेन से बढ़ता है वो भी महंगा होगा। तो ब्रेड के प्राइसेस फ्रांस में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंग्री विमेन स्टॉर्म बेकरीज ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस एंड होर्डिंग। अब हो क्या रहा था कि ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो बेकरी वाले, जहाँ पर ब्रेड बनता है उस जगह को बेकरी कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग थे वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे जब भी लोग खरीदने जाते थे ब्रेड तो वो ये बोल देते थे कि ब्रेड है नहीं अभी, जबकि ब्रेड होता था उनके पास, ताकि ब्रेड की डिमांड और ज़्यादा बढ़े और मजबूरी में लोग ज़्यादा पैसा दें ब्रेड के लिए। तो ये बात जब लोगों को पता चली, खासकर विमेन को, महिलाओं को, तो ज़बरदस्ती दे स्टॉर्म्ड इनटू बेकरीज, घुस गई ज़बरदस्ती बेकरी में और तोड़ फोड़, और वहाँ पे उन्होंने लूट की। ठीक है, तो उनका जो गुस्सा था वो फूड शॉर्टेज और होर्डिंग को लेकर था, क्योंकि घर उन्हीं को चलाना था इन दी एंड। अब ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो किंग ने, लुई 16 ने क्या किया, ट्रूप्स को, फौजियों को, अपनी सेना को पेरिस भेजा ताकि वो इस माहौल को शांत करा पाए। लेकिन माहौल शांत होने की जगह और ख़राब हो गया, क्योंकि इन ट्रूप्स के आने से लोगों के मन में फियर आ गया कि शायद ये ट्रूप्स उन पर फायर करेंगे। अब आप एकदम पहले पेज पर जाइए एनसीईआरटी के, जहां पे आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है 14 जुलाई 1789 से, और अभी तक आप याद करिए, स्टेट जनरल की मीटिंग मई में हुई थी, फिर नेशनल असेंबली कब बनाई इन्होंने, अपने आप को डिक्लेयर कब किया, जून में किया, और अब हम जुलाई पे आ गए हैं। जुलाई में किंग ने ट्रूप्स को भेजा था। तो आपके चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी अब वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में आपको कि वो एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया गया है। तो अब वो यहाँ पे इवेंट हो रहा है कि किंग ने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रांस में, उनको शांत करने के लिए ट्रूप्स भेजे, लेकिन उन ट्रूप्स के आने से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा और फियर, यानी डर का माहौल क्रिएट हो गया। ठीक है, और अब आपका ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील आता है। बेस्टील जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी, आप पहले वीडियो में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो 14 जुलाई 1789 को लोग क्या करते हैं, जो बेस्टील प्रिजन होती है, प्रिजन मतलब जेल, तो एक बेस्टील प्रिजन होती है जिसमें किंग ने अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को, जो लोग उससे एग्री नहीं करते थे, उनको बंद किया हुआ था। ठीक है, तो लोगों ने इसी सब गुस्से में बेस्टील प्रिजन को तोड़ा। अब आप जब पार्ट 1 में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी डिटेल में। ठीक है, तो जो बेस्टील थी वो एक सिंबल थी, वो एक निशानी थी किंग की एब्सोल्यूट पावर और टायरनी। टायरनी मतलब जो उसका आतंक था एक तरह का, जो लोगों के ऊपर था, उसको लोगों ने तोड़ दिया। और एक तरह का मैसेज ये गया कि लोग अब इस तरह की एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट मतलब जो किंग की अनियंत्रित पावर थी, जिसमें उसका किसी का कंट्रोल नहीं था, किंग का जो मन था वो करता था, उसके खिलाफ लोग क्लियरली बोलने लग गए। और यही बेस्टील प्रिजन का तोड़ा जाना फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिंबॉलिक बिगिनिंग बन गया। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह से इसी इवेंट के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बेस्टील प्रिजन का तोड़ा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ मेंशन दिस थिंग
कि ये जो इवेंट था बैस्टिल प्रिजन का तोड़ा जाना, ये एक तरह की बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग थी किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था ये इवेंट क्योंकि इस इवेंट ने एक तरह से किंग की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज किया था। अब आइए 7th पॉइंट पे। अब ये तो पेरिस में चल रहा था, पेरिस एक शहर था उस समय। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कंट्री साइड की। कंट्री साइड मतलब वो इलाका जो गांव देहात का इलाका था, वहां पे क्या चल रहा था इस समय जब ये सारी इवेंट्स हो रहे थे, ट्रूप्स वगैरह थे, लोग बैस्टिल प्रिजन तोड़ रहे थे। इसके बाद कंट्री साइड यानी गांव देहात के इलाकों में क्या हुआ? तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगेन एक र्यूमर फैलती है, यानी अफवाह फैलती है। र्यूमर का मतलब भाई ऐसी कोई बात जो जरूरी नहीं कि सच है, मोस्टली झूठ है। तो एक र्यूमर फैलती है कंट्री साइड यानी गांव देहात के इलाकों में कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उन्होंने कुछ गुंडों को हायर किया। ब्रिगेंड्स मतलब समझ लो एक तरह की गैंग्स। ठीक है, कुछ गैंग्स को हायर किया है, मतलब उनको पैसे देके क्या काम दिया है कि वो जो किसान है उनकी क्रॉप्स को खराब कर दें। ठीक है, ऐसी ऐसी र्यूमर फैलती है कंट्री साइड एरिया में। तो पीजेंट्स जो होते हैं काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग अपने आप सारे पीजेंट्स मिलके ग्रुप बनाते हैं और अपने आप को आर्म्ड करते हैं। आर्म्ड मतलब जो भी हथियार उनके पास होता है अवेलेबल, किचन का सामान या कोई भी हसिया, कोई भी चीज़, वो सारी चीज़ें लेते हैं और वो लोग शैतोज में, इसको शैतो पढ़ते हैं ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, CHATEAU। तो जो शैतोज होते हैं जहाँ पे नोबल्स रहते थे, शैतोज नोबल्स के घर को कहा जाता था, तो बड़ी बड़ी इनकी हवेलियाँ होती थी, वहाँ पे अटैक करते हैं और जो जितना भी अनाज वहाँ पे रखा होता है हवेलियों में जमा होता है, जो इन्हीं किसानों का उगाया होता है, तो ये सारे किसान उस अनाज को लूट लेते हैं। ठीक है, और ये गुस्से में होते हैं क्योंकि इनको ये खबर मिलती है कि नोबल्स ने, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने इनकी फसल को खराब करने के लिए कुछ गुंडों को हायर किया है। ठीक है, और इन्होंने अनाज को लूटा और जो फ्यूडल डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट जिनमें ये लिखा था कि किस पीजेंट को कितना पैसा देना है, लॉर्ड्स को, नोबल्स को, लैंडलॉर्ड्स को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जला दिए। ठीक है, गुस्से में। अब नोबल्स तो भाई बहुत थोड़े थे, हालांकि वो अपनी मनमर्जी करते थे, लेकिन अगर नंबर वाइज आप देखोगे तो नोबल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा तो पीजेंट्स थे। पीजेंट्स की संख्या जो नंबर था वो ज़्यादा था। तो डर के मारे नोबल्स ने क्या किया, फ्रांस ही छोड़ दिया। बहुत सारे नोबल्स ने, सबने नहीं लेकिन मैक्सिमम नोबल्स ने फ्रांस छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि फ्रांस का माहौल ख़राब हो चुका है और हो सकता है कि उनकी फैमिली और उन पर भी अटैक किया जाए। तो नोबल्स ने फ्रांस को छोड़ा और आसपास की जो कंट्रीज थी, जो किंगडम्स थे, वहां पे जाके शरण ली, वहां पे जाके छुप गए। ठीक है, वहां पे जाके शरण ली क्योंकि फ्रांस का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इन लोग के लिए। 8th पॉइंट पे आइए। अब जब मामला इतना ज्यादा हाथ से बाहर निकल गया कि भाई हंगामा हो रहा है शहर में, कहाँ कहाँ पे हंगामा हो रहा है, देखो पेरिस में हो ही रहा है और कंट्री साइड यानी जो गांव देहात के इलाके हैं वहां भी हो रहा है, यानी शहर गांव हर जगह लोग गुस्से में थे, बवाल काट रहे थे। तो इन सब चीज़ों से परेशान होके, प्रेशर में आकर, जो लुई 16 थे, उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर लिया। नेशनल असेंबली वही जो टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी उसके बाद जो थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर किया कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं, यानी वी आर द पीपल हु विल बी फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम ही लोग लेजिस्लेचर हैं फ्रांस के, हम ही लोग कानून बनाएंगे फ्रांस के लिए अब से। तो मैंने कहा था ना, उस किंग तो उस समय भी था, किंग अभी भी है, लेकिन किंग ने उस समय उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो तो लोगों ने अपने बना लिया। लेकिन अब इतना सब जब बवाल हो गया, इतनी सारी जब दिक्कतें आने लग गई, लोगों ने हंगामा शुरू किया, तो लुई 16 ने प्रेशर में आके बोला ठीक है मैं इस नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज करता हूँ, यानी मैं इसको मानता हूँ कि ये एग्जिस्ट करती है। और उसने इस बात को भी एग्री किया कि ये जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद मेरी पावर क्या हो जाएगी, लिमिट कर दी जाएगी। लिमिट मतलब कम हो जाएगी। तो भाई नेशनल असेंबली जो थी, थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी, उसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किंग को भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी किंग उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा। पहले क्या होता था फ्रांस में
किंग की पावर कैसी थी? एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट मतलब किंग से बड़ा कोई नहीं। लेकिन नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन के बाद लोगों ने क्या बोला कि जो किंग है उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसके नीचे रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहेगा। किंग कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहेगा। और किंग ने इस बात को एग्री कर लिया, क्योंकि फ्रांस में माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, लोग बहुत गुस्से में थे। आज के वीडियो का लास्ट ये सब हेडिंग है, एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए, जुलाई में सारी घटना हुई, मई में आपकी स्टेट जनरल की मीटिंग, जून में आपकी टेनिस कोर्ट ओथ, जुलाई में ये सब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और 4 अगस्त को ये जो नेशनल असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, इसने फ्यूडल सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम मतलब कि जैसे ये लॉर्ड्स हैं या नोबल्स कह लो, नोबल्स के नीचे पीजेंट्स होते थे और नोबल्स के ऊपर किंग होता था। तो ये जो सिस्टम था, ये फ्यूडल सिस्टम था, इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया 4 अगस्त को। किसने ख़त्म किया? जो नेशनल असेंबली थी, जो टेनिस कोर्ट ओथ के बाद फॉर्म हुई थी। क्या क्या ख़त्म किया गया? जो फ्यूडल ड्यूज होते थे, पीजेंट्स को कुछ पार्ट पैसा या प्रोडक्शन देना पड़ता था जो भी खेत में उगाते थे, किसको? नोबल्स को। तो वो फ्यूडल ड्यूज जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। और पीजेंट्स को नोबल्स के खेतों में काम करना पड़ता था, ये ऑब्लिगेशन थी, मतलब एक तरह की उनकी ड्यूटी मानी जाती थी कि नोबल्स को सर्व करना है उन्हें। तो ये ऑब्लिगेशंस भी ख़त्म कर दी गई, यानी अब पीजेंट्स ज़बरदस्ती किसी नोबल के खेत में काम नहीं करेंगे। देन जो नोबेलिटी और क्लर्जी के पास प्रिविलेजेस थी कि ये लोग टैक्स एग्जेम्प्ट थे। टैक्स एग्जेम्प्ट मतलब कि ये लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, ये प्रिविलेजेस भी क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। ठीक है, नोबेलिटी और क्लर्जी के जो बेनिफिट्स वो लोग उठा रहे थे, वो सारे बेनिफिट्स खत्म कर दिए गए। इसके बाद आपने पढ़ा था कि चर्च एक टैक्स लेता था 1/10 ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसान अपने खेत में जो भी उगाता था उसका 1/10, 1/10वां हिस्सा चर्च लेता था एज अ टैक्स। इसको टाइट्स कहा जाता था। तो ये टाइट्स का टैक्स भी नेशनल असेंबली ने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब चर्च के पास जितनी ज़मीन थी, हमने कल पढ़ा था, याद करिए, कि 60% जो ज़मीन थी फ्रांस की वो नोबल्स के पास थी और चर्च के पास थी। तो नेशनल असेंबली ने ये सारी ज़मीन वापस छीन ली, कन्फिस्केट कर ली। किससे? चर्च से। यानी चर्च के पास जितनी ज़मीन थी वो सारी ज़मीन वापस ले ली गई। और ये ज़मीन इतनी ज़्यादा थी कि इसका टोटल जो कॉस्ट था वो लगभग 2 बिलियन लाइवर्स के अराउंड था। 2 बिलियन लाइवर्स मतलब लगभग जितना कर्ज था फ्रांस के पास, फ्रांस के ऊपर, उतना पैसा गवर्नमेंट नेशनल असेंबली ने वापस ले लिया। कैसे? मतलब पैसा तो नहीं लिया एग्जैक्टली, बट उतने कीमत की ज़मीनें चर्च से वापस ले ली गई। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अब लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, हालांकि 40 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम होता है। और मेरी ये इच्छा है कि आप एक बार में ही सारा वीडियो ख़त्म करें बैठकर। जैसे आप एक पार्ट उठाते हैं पार्ट 1 वीडियो का, तो आप एक बार में ही पूरा वीडियो ख़त्म करें। अगर आप ये करेंगे कि आपने 5-10 मिनट अभी देखा फिर बाद में देखेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा और फ्लो टूट जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं थोड़े वीडियोस और छोटे बनाऊंगा, ताकि आप एक बार में ही बैठ के पूरा वीडियो एक साथ देखें और समझें। ठीक है, हमेशा की तरह, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी बेल आइकन वगैरह होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो की अपडेट आती रहे समय पे और आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो तब आगे की वीडियो के आने तक का इंतज़ार करिए। जय हिंद, धन्यवाद। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.